आज का मिशन काफी दिलचस्प है, खासकर उन लोगों के लिए जो यूजीसी नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। और आज हम जिस टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं वो अक्सर काफी कंफ्यूजिंग लगता है। अप्रोचेस टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। नाम सुनते ही लगता है कि कितना सारा जार्गन होगा, राइट? राइट। अक्सर स्टूडेंट्स को लगता है कि ये सब बस रटने वाली चीजें हैं। एग्जैक्टली। तो आज का हमारा गोल यही है कि इन भारी भरकम थ्योरीज को बिल्कुल आसान और प्रैक्टिकल बनाया जाए, ताकि एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन आए तो सीधा लॉजिक क्लिक करे, ना कि सिर्फ रटा हुआ टेक्स्ट। सही बात है। और इसको समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यानी तुलनात्मक राजनीति आखिर है क्या। राइट, बेसिक से शुरू करते हैं। देखिए, अगर बहुत ही सिंपल शब्दों में कहूं तो ये अलग अलग राज्यों या देशों के फॉर्मल और इनफॉर्मल संगठनों का एक अध्ययन है। यानी औपचारिक और अनौपचारिक संस्थाएं। हाँ, हम तुलना इसलिए करते हैं ताकि देख सकें कि दूसरे देशों में लोग कैसे रह रहे हैं, उनके सिस्टम में और हमारे सिस्टम में क्या समानताएं या असमानताएं हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या वहाँ कोई ऐसी अच्छी पॉलिसी है जिसे हम अपने यहाँ लागू कर सकते हैं? मतलब एक तरह से सुधारने की कोशिश है। एग्जैक्टली। एक रिफॉर्मिस्ट मोटिवेशन होता है इसके पीछे। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल आता है, हम ये सब स्टडी करेंगे कैसे? और यही एंट्री होती है अप्रोच की, है ना? बिल्कुल। अप्रोच कोई थ्योरी नहीं है, ये बस एक नजरिया है। मतलब इसे हम एक चश्मे की तरह देख सकते हैं। हाँ, चश्मा एक बहुत अच्छा एनालॉजी है। तो क्या अप्रोच का मतलब अलग अलग रंग के चश्मे पहनकर एक ही राजनीतिक व्यवस्था को देखना है? बिल्कुल सही। आप लाल चश्मा पहनेंगे तो दुनिया लाल दिखेगी। अप्रोच ये तय करती है कि एक रिसर्चर कौन सा डेटा चुनेगा, घटनाओं को कैसे समझाएगा और किन चीजों को पूरी तरह से इग्नोर कर देगा। अच्छा, तो अगर हम सबसे पुराने चश्मे की बात करें, मतलब ओल्ड स्कूल तरीके की। सिस्टम और डेटा की बात करने से पहले हमें यह समझना होगा कि पुराने विचारकों ने राजनीति को कैसे देखा। हाँ, और यहीं से ट्रेडिशनल अप्रोच यानी पारंपरिक दृष्टिकोण की नींव पड़ती है। राइट। इस ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर जो सबसे पुरानी ब्रांच है वो है फिलॉसफिकल अप्रोच या दार्शनिक दृष्टिकोण। और एग्जाम के नजरिए से इसके थिंकर्स के नाम याद रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इसके प्रमुख समर्थक प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लोके और मार्क्स जैसे विचारक हैं। कैंडिडेट्स को ये नाम एकदम टिप्स पर होने चाहिए। ओके, तो फिलॉसफिकल अप्रोच नाम से ही काफी भारी लग रहा है। ये लोग राजनीति को किस चश्मे से देखते थे? इनका नजरिया पूरी तरह से नॉर्मेटिव था। नॉर्मेटिव यानी मूल्यों पर आधारित। एग्जैक्टली। नॉर्मेटिव का मतलब है कि इनका फोकस इस बात पर बिल्कुल नहीं था कि जमीन पर क्या है, मतलब व्हाट इज से ने कोई लेना देना नहीं था। हो, तो फिर ये देखते क्या थे? इनका पूरा फोकस इस बात पर था कि क्या होना चाहिए, यानी व्हाट ऑट टू बी। ये लोग न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे मूल्यों पर बस कल्पना की उड़ान भरते थे। एक सेकंड, तो क्या इसका मतलब ये है कि विचारक जमीनी हकीकत को देखने के बजाय, मतलब वो बाहर जाकर डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे थे? बिल्कुल नहीं। तो वो सिर्फ एक कुर्सी पर बैठकर आदर्श समाज की कल्पना कर रहे थे, जैसे प्लेटो का फिलोसोफर किंग या हॉब्स की एब्सोल्यूट मोनार्की। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये पूरी तरह से डिडक्टिव और एथिकल तरीका था। वो डेटा नहीं जुटा रहे थे, बस ये सोच रहे थे कि एक परफेक्ट दुनिया कैसी होनी चाहिए। अच्छा, पर सिर्फ कल्पना से तो राजनीति नहीं चलती ना। मतलब ये तो बहुत ही हवा-हवाई बातें हो गई। सही कहा। और इसी वजह से बाद में हिस्टोरिकल अप्रोच आई 19वीं सदी के अंत में। ऐतिहासिक दृष्टिकोण, इसमें मैकियावेली और रूसो जैसे विचारकों का नाम आता है। हाँ, इन्होंने सोचा कि भाई हवा में बात करने से अच्छा है कि हम अतीत को देखें, ऐतिहासिक बैकग्राउंड और प्रमुख राजनीतिक घटनाओं की आपस में तुलना करें। ओके, लेकिन इतिहास हमें ये तो बता सकता है कि पहले क्या हुआ, पर आज का सिस्टम कैसे चलाना है, उसके लिए तो नियम चाहिए होंगे ना? बिल्कुल चाहिए। और कल्पना और इतिहास से आगे बढ़कर विचारकों ने इसी बात पर फोकस करना शुरू किया और तब जन्म हुआ इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का। यानी संस्थागत दृष्टिकोण। इसे हम रूल बुक या नियम पुस्तिका वाली अप्रोच भी कह सकते हैं। हाँ, ये नाम एकदम परफेक्ट है। क्योंकि इस अप्रोच में पूरा फोकस सिर्फ फॉर्मल स्ट्रक्चर्स पर था, जैसे विधायिका कैसे काम करती है, कार्यपालिका के क्या नियम हैं, न्यायपालिका की क्या पावर्स हैं, मतलब सब कुछ लीगल किताबों के हिसाब से। एग्जैक्टली। सिर्फ कानूनी रूप से स्थापित संस्थाओं और राजनीतिक दलों के संविधान का अध्ययन
और यूजीसी नेट के लिए यहाँ अरस्तु, ब्राइस, फाइनर, ड्यूवर्जर और साटोरी जैसे नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, ये बहुत जरूरी फैक्ट है। पर यहाँ एक बात है, मुझे लगता है ये अप्रोच बहुत संकीर्ण है, काफी नैरो है। वो कैसे? देखिए, अगर हम सिर्फ कानूनी किताबों और संस्थाओं को देखेंगे तो हम उन इंसानों को इग्नोर कर देंगे जो असल में उस सिस्टम को चलाते हैं। बिल्कुल सही। मतलब किताब में तो लिखा हो सकता है कि सब बराबर हैं, पर जमीन पर हो सकता है कि लोग अपनी जाति या धर्म के हिसाब से वोट दे रहे हों। रूल बुक तो ये सब कैप्चर ही नहीं कर सकती। क्या बात है, बहुत बढ़िया एनालिसिस। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इसकी सिर्फ यही एक कमी नहीं थी, इसकी सबसे बड़ी कमी इसका यूरोसेंट्रिज्म होना था। यूरोसेंट्रिज्म यानी सब कुछ यूरोप के नजरिए से देखना। हाँ, इन विचारकों ने सिर्फ पश्चिमी यूरोप के देशों के सिस्टम को स्टडी किया। एशिया या अफ्रीका में क्या चल रहा है उससे इन्हें कोई मतलब नहीं था। ओहो, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी इन्होंने इग्नोर किया होगा। पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। फिर भी हमें यह मानना पड़ेगा कि तुलनात्मक राजनीति के विकास में इस इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का बड़ा योगदान है। इसने बेस तो बनाया ही। राइट। तो अगर हम एग्जाम के नजरिए से देखें तो पूरे ट्रेडिशनल अप्रोच को एक साथ समेटना जरूरी है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस सवालों में पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा फीचर ट्रेडिशनल अप्रोच का है या नहीं। बिल्कुल, चलिए इसे समराइज कर देते हैं। तो पहली बात, ये अप्रोच सिर्फ फॉर्मल या औपचारिक संस्थाओं पर जोर देती है। हाँ। दूसरी बात, ये एक्चुअल पॉलिटिकल प्रोसेस या राजनीतिक प्रक्रिया को पूरी तरह नजरअंदाज करती है। राइट। और तीसरी बात, ये पश्चिमी यूरोपीय देशों तक ही सीमित है, यानी इसे कल्चर बाउंड कहा जाता है। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात, इसमें डेटा के जरिए थ्योरी या हाइपोथेसिस बनाने का कोई स्कोप ही नहीं था। ये बस चीजों का वर्णन करती थी। और आपने पहले बताया था कि ये बहुत नॉर्मेटिव और सब्जेक्टिव है। हाँ, और एक चीज और, ये गैर राजनीतिक कारणों यानी नॉन पॉलिटिकल डिटर्मिनेंट्स के प्रति पूरी तरह से असंवेदनशील थी। मतलब इकोनॉमी, कल्चर या धर्म का राजनीति पर क्या असर हो रहा है वो ये लोग देखते ही नहीं थे। बिल्कुल नहीं, उनके लिए बस नियम और संस्थाएं ही सब कुछ थीं। अच्छा, तो ट्रेडिशनल अप्रोच की ये कमियां तो बहुत बड़ी थीं, खासकर जब दुनिया बदल रही थी। अब राजनीति विज्ञान को एक नए वैज्ञानिक और डेटा आधारित मॉडल की जरूरत थी। और यही एंट्री होती है मॉडर्न अप्रोचेस की। और यहाँ सबसे बड़ा नाम आता है डेविड ईस्टन का, उनका सिस्टम अप्रोच। बिल्कुल, 1965 में उनकी एक बहुत फेमस किताब आई थी, अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। हाँ, और इसी में उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन किया था। उन्होंने कहा था कि राजनीति असल में ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज है, यानी मूल्यों का आधिकारिक आवंटन। राइट। और एग्जाम की तैयारी करने वालों को ये डेफिनेशन रट लेनी चाहिए, बहुत बार पूछी जाती है। पर इसका मतलब क्या है? वैल्यूज का मतलब क्या है? मॉरल वैल्यूज है? नहीं, यहाँ वैल्यूज का मतलब संसाधन और अधिकार है, जैसे पैसा, नौकरी, सम्मान या पावर। अच्छा। और ऑथोरिटेटिव एलोकेशन का मतलब? एलोकेशन मतलब बांटना। और ऑथोरिटेटिव का मतलब है वो फैसला जिसके पीछे सत्ता की ताकत हो, मतलब सरकार का वो फैसला जिसे मानना सबके लिए जरूरी हो, वरना सजा मिल सकती है। वाओ। तो डेविड ईस्टन के हिसाब से यही पॉलिटिकल सिस्टम का काम है। एग्जैक्टली। इसको समझने के लिए एक एनालॉजी यूज करते हैं। हाँ। हम इसे एक फैक्ट्री की मशीन मान सकते हैं, राइट? हाँ बिल्कुल, ईस्टन का मॉडल एक इनपुट आउटपुट मशीन की तरह ही है। तो इस मशीन के इनपुट में दो चीजें जाती हैं। पहली है डिमांड्स, यानी लोगों की मांगें, जैसे हमें अच्छी सड़कें चाहिए या रोजगार चाहिए। सही है। और दूसरी चीज जो इनपुट में जाती है वो है सपोर्ट, मतलब जनता सरकार को जो समर्थन देती है, जैसे टैक्स देना या नियम मानना। एग्जैक्टली। बिना सपोर्ट के कोई भी मशीन या सिस्टम चल ही नहीं सकता। तो ये डिमांड्स और सपोर्ट मशीन के अंदर गए। अब पॉलिटिकल सिस्टम उस मशीन का इंजन है जो इन इनपुट्स को प्रोसेस करता है। हाँ, और फिर वहां से जो आउटपुट निकलता है वो क्या होता है? वो होते हैं सरकार के फैसले और नीतियां, यानी डिसीजन और पॉलिसीज। राइट, जैसे सड़क बनाने का फैसला या नई टैक्स पॉलिसी। बिल्कुल, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ईस्टन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया, फीडबैक लूप। ओहो, फीडबैक मतलब जो पॉलिसी बनी उस पे जनता का क्या रिएक्शन है? हाँ, अगर पॉलिसी अच्छी है तो लोग ज्यादा सपोर्ट देंगे, अगर खराब है तो नई डिमांड्स खड़ी हो जाएंगी, और ये चक्र लगातार चलता रहता है। इसी बैलेंस को ईस्टन ने इक्विलिब्रियम यानी संतुलन कहा है। क्या बात है, मशीन, इनपुट, आउटपुट और फिर फीडबैक, काफी लॉजिकल लगता है। हाँ, और एक चीज और,
ईस्टर्न ने माना कि ये सिस्टम किसी हवा में नहीं चल रहा है, इस पर दो तरह के पर्यावरणों का प्रभाव पड़ता है। मतलब एनवायरनमेंट? हाँ, पहला है इंट्रासोशल, यानी देश के अंदर का माहौल, जैसे अर्थव्यवस्था, संस्कृति या धर्म। समझ गए। और दूसरा है एक्स्ट्रा सोशल, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, जैसे दुनिया में क्या चल रहा है उसका असर भी देश के पॉलिटिकल सिस्टम पर पड़ता है। राइट। तो ईस्टर्न का ये मॉडल सुनकर तो लगता है कि ये परफेक्ट है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? क्या इसमें कोई कमी नहीं थी? कमियां तो थी। ये मॉडल बहुत ज्यादा अमूर्त या एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट? हाँ, मतलब ये बहुत ही मैक्रो लेवल पर बात करता है। इसमें व्यक्ति के लिए यानी एक आम इंसान की फीलिंग्स या मोटिवेशन के लिए कोई खास जगह नहीं है। अच्छा, और क्या ये मॉडल हर देश पर लागू होता था? यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तीसरी दुनिया के जो देश तेजी से बदल रहे थे, जहां बहुत उथल-पुथल थी, उनके लिए ये मॉडल बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं था। राइट, क्योंकि वहां तो इक्विलिब्रियम होता ही नहीं है, रोज नई क्रांतियां होती रहती थीं उस समय। एग्जैक्टली। ईस्टर्न ने हमें मशीन तो दे दी, लेकिन उस मशीन के अंदर झांककर नहीं देखा कि गैर पश्चिमी देशों में कौन सा पुर्जा क्या काम करता है। और इस मशीन को खोलने का काम किया गैब्रियल आमंड ने। बिल्कुल। आमंड का स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, यानी संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण। ये नाम भी एग्जाम के लिए बहुत क्रिटिकल है। इनकी 1956 की किताब थी कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। हाँ, और 1960 में जेम्स एस कोलमन के साथ मिलकर उन्होंने इस पर बहुत काम किया। तो आमंड ने क्या अलग किया? आमंड के अनुसार हर सिस्टम में कुछ संस्थाएं होती हैं जिन्हें उन्होंने स्ट्रक्चर्स कहा, और ये संस्थाएं कुछ खास कार्य करती हैं जिन्हें फंक्शंस कहा। ओके, स्ट्रक्चर और फंक्शन। हाँ, और उन्होंने संस्थाओं को दो भागों में बांटा, हार्ड संस्थाएं और सॉफ्ट संस्थाएं। हार्ड और सॉफ्ट मतलब लीगल और नॉन लीगल? बिल्कुल। हार्ड संस्थाएं वो हैं जो कानूनी हैं, जैसे संसद या पुलिस, लेकिन आमंड का असली फोकस सॉफ्ट संस्थाओं पर था। जैसे जाति व्यवस्था, कबीले के नियम या संस्कृति। ये ऐसी संस्थाएं हैं जिनका कोई लिखित कानून नहीं होता, पर लोग इन्हें फिर भी स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। गैर पश्चिमी देशों में तो कई बार सॉफ्ट संस्थाएं हार्ड संस्थाओं पर भारी पड़ जाती हैं। ओहो, मतलब कोर्ट का फैसला कुछ और है, पर खाप पंचायत ने जो कह दिया वही माना जाएगा। एग्जैक्टली। बहुत सटीक उदाहरण दिया आपने। तो इन संस्थाओं के फंक्शन क्या थे? मुझे याद है आमंड ने 4 इनपुट और 3 आउटपुट फंक्शन बताए थे। हाँ, और ये समझना बहुत दिलचस्प है। ईस्टर्न ने तो सिर्फ डिमांड और सपोर्ट बोल दिया था, पर आमंड ने इसे डिटेल में खोला। तो एक सवाल है यहाँ, गैर सरकारी संस्थाएं या आम लोग इनपुट देते कैसे हैं? इसके 4 तरीके हैं। पहला है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट। मतलब राजनीतिक मूल्यों को समाज में फैलाना और नेताओं को चुनना। हाँ, जैसे परिवार या स्कूल में बच्चे जो राजनीति सीखते हैं वो सोशलाइजेशन है। ओके, और दूसरा फंक्शन? दूसरा है इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, यानी अपनी मांगे उठाना। जैसे कोई छात्र संगठन हड़ताल कर रहा है अपनी मांगों को लेके। बिल्कुल, वो अपनी बात आर्टिकुलेट कर रहे हैं। फिर आता है तीसरा फंक्शन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन। एग्रीगेशन यानी इकट्ठा करना। हाँ, राजनीतिक दल क्या करते हैं? वो अलग अलग गुटों की मांगों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें एक बड़ी पॉलिसी डिमांड में बदल देते हैं। राइट, जैसे चुनाव का मैनिफेस्टो बनता है। एग्जैक्टली। और चौथा इनपुट फंक्शन है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। ओहो, मतलब मैसेज भेजना मीडिया, अखबार या आजकल सोशल मीडिया के जरिए। सही कहा। ये चारों इनपुट फंक्शन मिलकर काम करते हैं। और इसके बाद सरकार क्या करती है, यानी आउटपुट फंक्शन क्या है? सरकारी सिस्टम 3 आउटपुट देता है। पहला रूल मेकिंग, यानी नियम बनाना, जो विधायिका करती है। दूसरा रूल एप्लीकेशन, यानी नियमों को लागू करना, जो कार्यपालिका करती है। और तीसरा है रूल एडजुडिकेशन, यानी नियमों की रक्षा करना या विवाद सुलझाना, जो न्यायपालिका करती है। वाओ, ये तो बहुत ही डिटेल्ड और रियलिस्टिक लगता है। मतलब पूरी मशीन के पुर्जे खोल दिए। हाँ, लेकिन इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो आमंड की भी आलोचना हुई। सच में? इसमें क्या कमी रह गई? आमंड ने सिस्टम को ठीक से परिभाषित नहीं किया, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने ईस्टर्न के फीडबैक प्रोसेस को काफी हद तक इग्नोर कर दिया। अच्छा। और मजे की बात यह है कि वो गैर पश्चिमी देशों की बात कर रहे थे, लेकिन उनका मॉडल भी ज्यादातर अमेरिकी और पश्चिमी राजनीतिक व्यवस्थाओं के नजरिए पर ही आधारित रह गया। ओहो, मतलब चश्मा अभी भी थोड़ा अमेरिकन ही था। बिल्कुल। चलिए, तो अब इस पूरे डीप डाइव को समेटते हैं। काफी कुछ कवर कर लिया हमने। हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प सफर रहा ये। राइट। हमने देखा कि कैसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सिर्फ कुर्सी पर बैठे दार्शनिकों की कल्पनाओं यानी फिलोसॉफिकल अप्रोच से शुरू हुई। फिर वो ऐतिहासिक घटनाओं और कानूनी किताबों
यानी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच तक गई। एग्जैक्टली और फिर ये पारंपरिक तरीके अपनी कमियों की वजह से पीछे छूटे और मॉडर्न अप्रोचेस की एंट्री हुई, जहां डेविड ईस्टन ने हमें इनपुट आउटपुट और इक्विलिब्रियम का मॉडल दिया। और अंत में गैब्रियल आमंड ने आकर उस मशीन के पुर्जे खोले और 4 इनपुट और 3 आउटपुट फंक्शंस बताए। और जो लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इन सभी मॉडल्स की कमियां और विचारकों के नाम याद रखना बहुत ही क्रूशियल है। बिल्कुल। तो जाने से पहले मैं एक फाइनल प्रोवोकेटिव थॉट छोड़ना चाहती हूँ। जरूर बताइए। देखिए, ईस्टन और आमंड के लिए जो मॉडल्स हैं ये 1960s के दशक की दुनिया को देखकर बनाए गए थे। हाँ, उस वक्त तो टीवी और न्यूज़पेपर ही हुआ करते थे। राइट। जरा सोचिए, आज के समय में जहां सोशल मीडिया के एल्गोरिदम ये तय करते हैं कि कौन सी मांग या डिमांड ट्रेंड करेगी ओहो, इंटरेस्टिंग पॉइंट। और कौन सा इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन रातों रात वायरल हो जाएगा, वहां क्या ये पुराने सिस्टम मॉडल आज के इस डिजिटल पॉलिटिकल सिस्टम को पूरी तरह समझा सकते हैं? बहुत ही गहरा सवाल है। शायद हमें अब एक बिल्कुल नए अप्रोच या चश्मे की जरूरत है। एग्जैक्टली। तो आप लोग इस पर विचार करें और अपनी पढ़ाई और तैयारी पूरी लगन से जारी रखें।